Assalamu alaikum dear students. As you know, we are studying the chapter of monopoly. In this chapter, an important topic is price discrimination, इम्तियाज़ी कीमत. What is price discrimination? Price discrimination is the action of selling the same product at different prices to different buyers in order to maximize sales and profit. किसी इजारादार का अपनी एक ही शय या खिदमत को दो या दो से ज्यादा कीमतों पर फरोख्त करना इम्तियाज़ी कीमत कहलाता है. गोया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत मोनोपोलिस्ट अपनी पैदा करदा शय को जो है वो मुख्तलिफ बायर्स को मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त करता है. ये शय भी हो सकती है और कोई सर्विस या खिदमत भी हो सकती है, बल्कि आमतौर पर कहा जाता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी यानी एक ही शय को मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त करना वो शय की निस्बत खिदमत को फरोख्त करने के सिलसिले में ज्यादा जो है वो बेहतर तौर पर अप्लाई की जा सकती है. आमतौर पर एक कंज्यूमर जो है, आमतौर पर एक प्रोड्यूसर, एक इजारादार ऐसा क्यों करता है? वो अपनी जो है वो सेम प्रोडक्ट की जो है वो डिफरेंट प्राइसेस क्यों चार्ज करता है? उसके पीछे दर हकीकत उसका मकसद अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि ये हम आगे अपने जो है इसी टॉपिक में देखेंगे भी कि किस तरह एक मोनोपोलिस्ट अपने सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में कामयाब हो जाता है. अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या जो प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड की जाती है क्या वो डिफरेंट होती है या बिल्कुल सेम होती है? आमतौर पर जब ये पॉलिसी अप्लाई की जाती है तो प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल होती है और बाज़ औक़ात जो है वो प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी ये कॉस्ट में इतना ज़्यादा डिफरेंस पैदा नहीं करता जितना ज़्यादा जो है वो प्राइस में फ़र्क होता है. जैसे कि रेलवे ऑफ पाकिस्तान रेलवे जो है वो अपनी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कंपार्टमेंट्स में जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो फैसिलिटीज ज्यादा प्रोवाइड करती है, लेकिन इसकी बेस पर वो जो प्राइस चार्ज करती है उसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है. जैसे कि इकोनॉमी में अगर आप सीट लेते हैं या कि अगर आप लोअर एसी या एसी पार्लर में सीट लेते हैं तो वहां आपको जो प्राइस का डिफरेंस मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि कॉस्ट में जो है वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो इम्तियाज़ी कीमत या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से मुराद है कि सेम प्रोडक्ट की जो है वो डिफरेंट प्राइसेस जो है वो चार्ज करना, और इसमें मोनोपोलिस्ट का पीछे मकसद जो है वो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. इम्तियाज़ी कीमत की जो है वो मुख्तलिफ इक़साम है, जैसे इम्तियाज़ी कीमत बेलिहाज अशखास, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू पर्सन. इसका मतलब है कि डिफरेंट लोगों से डिफरेंट प्राइस चार्ज करना, और उसके पीछे जो है वो वजह क्या होती है? क्योंकि तमाम अफराद, तमाम अशखास की जो परचेजिंग पावर होती है वो मुख्तलिफ होती है. चुनांचे एक ही प्रोडक्ट या एक ही जो है वो सर्विस की जो है वो डिफरेंट लोगों से डिफरेंट जो है वो कीमत वसूल की जाती है. गोया हर फर्द की जो है उसकी परचेजिंग पावर के मुताबिक कीमत वसूल कर ली जाती है. अमीर लोगों से शय की आमतौर पर ज्यादा कीमत वसूल कर ली जाती है, जबकि जो गरीब अफराद हैं उनसे शय की कम कीमत वसूल की जाती है. जैसे कि एक डॉक्टर अपने जो है वो अमीर पेशेंट से जो है वो ज्यादा फीस लेता है, जबकि गरीब पेशेंट से जो है वो शय की अपनी जो है वो सर्विस की जो है वो कम जो है वो फीस जो है वो वसूल करता है. चुनांचे ऐसे जो है वो इम्तियाज़ी कीमत की पॉलिसी अप्लाई की जा सकती है. इम्तियाज़ी कीमत की एक और किस्म जो है वो इम्तियाज़ी कीमत बेलिहाज इस्तेमाल यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू यूज. इट मीन्स टू चार्ज द डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट यूज. हम जानते हैं कि एक ही शय बाज़ औक़ात मुख्तलिफ जो है वो इस्तेमालात में आती है, चुनांचे वो मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए उसकी मुख्तलिफ कीमत वसूल की जाती है. जैसे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं. हम इसको अपने घर में हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, ये इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होती है. चुनांचे अगर हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए बिजली की जो है वो रेट्स कम रखे जाएं, जबकि इंडस्ट्रियल और
कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसके जो है वो रेट्स अगर ज्यादा रखे जाएं। तो ये एक एग्जाम्पल है इम्तियाजी कीमत बेलिहाज इस्तेमाल, यानी मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए शय की मुख्तलिफ कीमत जो है वो वसूल करना। एंड द थर्ड वन इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ड्यू टू प्लेस। इम्तियाजी कीमत बेलिहाज मुकाम, मुख्तलिफ मुकाम पर मुख्तलिफ प्लेसेस पर जो है वो शय की मुख्तलिफ कीमत वसूल करना। टू चार्ज द डिफरेंट प्राइसेस एट द डिफरेंट प्लेसेस। ये इस किस्म की जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पूरे वर्ल्ड लेवल पे अप्लाई की जाती है तो ऐसे में जो है होम जो इंडस्ट्री है, होम जो इकोनॉमी है, उसमें जो है वो शय की जो है वो कीमत आमतौर पर जो है वो ज्यादा वसूल की जाती है और बैरूनी दुनिया में जो है शय की कीमत जो है वो कम वसूल की जाती है। इसको डंपिंग भी कहते हैं। और हम ये देखते हैं, और डंपिंग मीन अगराक, और ये जो पॉलिसी है बाज़ औक़ात जो है बैरूनी मार्केट्स को जो है वो कैप्चर करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अगर इसको नेगेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसी पॉलिसी के तहत जो है बैरूनी मार्केट्स पर जो है वो मुकम्मल तौर पर कब्जा भी किया जा सकता है और उनकी इकोनॉमीज, उनकी इंडस्ट्री को, उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को खत्म भी किया जा सकता है। Here are degrees of price discrimination. इम्तियाजी कीमत के दर्जे। इम्तियाजी कीमत के मुख्तलिफ दर्जे हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। पहले दर्जे का, दूसरे दर्जे का और तीसरे दर्जे का इम्तियाजी कीमत। फर्स्ट वन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, पहले दर्जे का इम्तियाजी कीमत। इस किस्म की इम्तियाजी कीमत को मुकम्मल यानी कंप्लीट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मुकम्मल इम्तियाजी कीमत भी कहते हैं। इस इम्तियाजी कीमत में मोनोपोलिस्ट कंज्यूमर से अपनी शय की वो ज्यादा से ज्यादा, वो मैक्सिमम प्राइस जो है वो वसूल करता है जो कि कंज्यूमर उस शय को देने के लिए तैयार हो। चूंकि मोनोपोलिस्ट ये समझता है कि कंज्यूमर इस शय के बगैर जो है वो गुजारा नहीं कर सकता, लिहाजा इस किस्म की जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसमें जो मोनोपोलिस्ट है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस्तेहसाल करता है कंज्यूमर्स का और उनको जो है यानी कंज्यूमर्स को किसी भी किस्म का कंज्यूमर सरप्लस, किसी भी किस्म का फाजिलपन हासिल होने नहीं देता। गोया इस किस्म की जो इम्तियाजी कीमत है उसमें हर कंज्यूमर से जो है शय की वो कीमत वसूल की जाती है जो उसकी वो कीमत ज्यादा से ज्यादा जो है वो देने पर तैयार हो। इसमें सार्फिन का मुकम्मल इस्तेहसाल हो जाता है और उनको किसी भी किस्म का कंज्यूमर सरप्लस हासिल नहीं होता। जबकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, दूसरे दर्जे का इम्तियाजी कीमत, इस किस्म की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस्ट अपने कंज्यूमर से शय की मुख्तलिफ कीमतें कुछ इस तरह वसूल करता है कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर उस शय की जो है वो ज्यादा मिकदार खरीदता है, इस खरीदार से जो है वो पहले की निस्बत कम कीमत जो है वो वसूल करता है। गोया अगर इस किस्म के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आप शय को कम मिकदार में खरीदेंगे तो आपको शय की ज्यादा कीमत पे करना पड़ेगी और अगर आप शय को बल्क में खरीदें, ज्यादा मिकदार में खरीदें तो शय की कम कीमत जो है वो चार्ज की जाती है। आपने देखा होगा कि इस किस्म का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये हमारी आम रियल लाइफ में जो है वो बहुत आम है। आप किसी शय को ज्यादा मिकदार में खरीदें तो वहां जो है वो आपको प्राइस में छूट दे दी जाती है, यानी कम प्राइस जो है वो चार्ज की जाती है। और इस किस्म के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो है मोनोपोलिस्ट वो कंज्यूमर को कुछ हद तक उसका जो कंज्यूमर सरप्लस है, फाजिलपन जो है उसको हासिल करने की इजाजत दे देता है। नाउ द थर्ड वन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, तीसरे दर्जे का इम्तियाजी कीमत। इस किस्म के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस्ट अपनी पैदा करता शय की तलब की इलास्टिसिटी, उसकी लचक में इख्तलाफ की बिना पर जो है अपनी शय की जो है वो मुख्तलिफ कीमत वसूल करता है मुख्तलिफ खरीदारों से, क्योंकि वो जो शय पैदा करता है उसकी शय की जो तलब की लचक है वो सब कंज्यूमर्स के लिए बराबर नहीं होती। बाज कंज्यूमर जो है उनकी उस शय के लिए तलब जो है वो ज्यादा लचकदार होती है, वो उसको पोस्टपोन भी, उसकी तलब को, उसकी खरीदारी को पोस्टपोन भी कर सकते हैं, वो उसको कुछ आने वाले वक्त में भी खरीद सकते हैं। और जबकि कुछ जो हैं वो कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं कि उनके लिए वो शय हर हाल में उनके लिए खरीदना जरूरी होती है, नतीजतन उनकी उस शय के लिए जो तलब की लचक है वो कम होती है। अब कंज्यूमर जो है यहाँ तलब की लचक को पेश नजर रखते हुए जो है शय की मुख्तलिफ कीमत चार्ज करता है। ऐसे कंज्यूमर से
जिनके लिए उस शेयर की जो तलब है उसकी लचक कम होती है, वो उनसे शेयर की ज्यादा कीमत वसूल करता है। और ऐसे कंज्यूमर्स जिनके लिए शेयर की तलब की जो लचक है वो ज्यादा होती है, उनसे शेयर की कम कीमत वसूल करता है। इसी पॉइंट को हम इंशाल्लाह आगे बहुत इन डिटेल स्टडी करेंगे। इम्तियाजी कीमत की ये जो पॉलिसी है ये क्यों कर कामयाब हो सकती है? इसकी कामयाबी के लिए 3 शराइत का होना लाजमी है। अगर ये शराइत मौजूद नहीं होंगी तो इम्तियाजी कीमत की पॉलिसी 100% जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। द फर्स्ट वन, सेलर इज मोनोपोलिस्ट। फरोख्तकार इजारादार हो। अगर फरोख्तकार इजारादार नहीं है, अगर वो मुकम्मल मुकाबले का एक प्रोड्यूसर है, तो ऐसी सूरत हाल में ये पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो शेयर को जो है वो पैदा कर रहे हैं। कंज्यूमर के पास बहुत खुली ऑप्शन है, वो इस प्रोड्यूसर की पैदा करदा शेयर को छोड़कर किसी दूसरे प्रोड्यूसर की पैदा करदा शेयर को खरीद सकता है। और इसी तरह जो है तलब की लचक में फर्क पाया जाता है, यानी सारे कंज्यूमर्स के लिए जो है शेयर की तलब की जो लचक है वो बराबर नहीं है। इसी तरह तमाम इस्तेमालात के लिए, ख़ास वो हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं या कमर्शियल पर्पसेस के लिए, उनकी तलब की लचक में फ़र्क पाया जाता है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है तलब की लचक में फ़र्क है। किसी जगह पर जो है जैसे कि होम मार्केट के अंदर जो है वो तलब की लचक जो है वो ज़्यादा या कम है। इसी तरह जो है फॉरेन मार्केट में जो है वो तलब की लचक में फ़र्क पाया जाता है। अगर तलब की लचक में फ़र्क एग्जिस्ट करेगा तब इम्तियाज़ी कीमत की पॉलिसी कामयाबी के साथ अप्लाई की जा सकती है। इसी तरह मंडियों में इख्तलाफ एग्जिस्ट करेगा, यानी मंडी ऐसा ना हो कि कमोडिटी एक मार्केट में जो है इजारादार शेयर को कम कीमत पर सेल करे और दूसरी मार्केट में उसको ज्यादा कीमत पर सेल करे, लेकिन अशिया खिदमात जो है वो सस्ते इलाकों से, सस्ती मंडियों से जो है वो महंगी मंडियों की तरफ जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। गोया रीसेलिंग ना हो, शेयर की जो है वो दोबारा फरोख्त ना हो रही हो। ऐसा ना हो कि चीजें जहां कंज्यूमर ने जो है अपनी शेयर कम कीमत पर फरोख्त की है वहां से जो है वो ट्रांसपोर्ट होने लगे ऐसे इलाका जात की तरफ जहां की जो है उसने शेयर महंगी फरोख्त की है। ऐसी सूरत हाल में इम्तियाजी कीमत जो है उसकी पॉलिसी कतन कामयाबी के साथ जो है वो अप्लाई नहीं की जा सकेगी। नाउ हियर वी सी द इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोलिस्ट फर्म अंडर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी तीसरे दर्जे का ये जो हमने इम्तियाजी कीमत पढ़ा, इसके तहत जो है वो इजारादाराना फर्म को कैसे तवाज़ुन हासिल होगा। तीसरे दर्जे का इम्तियाजी कीमत ये था कि टू चार्ज द डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द डिफरेंट कंज्यूमर फॉर डिफरेंट यूजेस और फॉर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू डिफरेंस इन द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। तलब की लचक में इख्तलाफ की वजह से मुख्तलिफ इस्तेमालात, मुख्तलिफ मुकामात या मुख्तलिफ लोगों से शेयर की जो है वो मुख्तलिफ कीमत वसूल करना तीसरे दर्जे का इम्तियाजी कीमत कहलाता है। इसमें हम यहाँ चंद असम्पशंस रखते हैं। हियर वी अस्यूम दैट देयर इज अ मोनोपोलिस्ट, शेयर को पैदा करने वाला एक सिंगल जो है वो प्रोड्यूसर ही है। यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूसर नहीं है जो कि शेयर को पैदा कर रहे हैं, बल्कि अ सिंगल प्रोड्यूसर, अ सिंगल सेलर। और यहाँ 2 मार्केट्स हैं जहाँ की शेयर जो है वो सेल की जाएगी। एंड देयर इज द डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों मार्केट्स में जो तलब की लचक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसमें जो है वो फर्क पाया जाता है। फर्स्ट मार्केट जिसको हम आमतौर पर 1 से शो करेंगे, ये एक ऐसी मार्केट होगी जहां इलास्टिसिटी जो है, डिमांड की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। फर्स्ट मार्केट विद मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड से मुराद ये है कि यहाँ डिमांड प्राइस चेंजेस को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देगी। अगर उस कमोडिटी की प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, और अगर उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी भी इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड बहुत तेजी से कम हो जाएगी। कोई यहाँ डिमांड जो है वो प्राइस को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देगी, उसकी डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा होगी, उसका रद्द अमलियत बहुत ज्यादा होगा। while in the second market with less elastic demand, जबकि जो दूसरी मार्केट है उसमें जो तलब की लचक है वो कम है। गोया यहाँ डिमांड, उस शेयर की डिमांड कीमत को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती। अगर कीमत कम हो जाए तो डिमांड बढ़ती जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती, और इसी तरह अगर कीमत जो है वो ज्यादा हो जाती है तो डिमांड कम तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हो पाती। गोया डिमांड में ज्यादा लचक मौजूद है, ज्यादा इलास्टिसिटी मौजूद नहीं है। और
इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? वेयर दी समेशन एम आर इज इक्वल टू एम सी। हम यहाँ दोनों मार्केट के जो मार्जिन रेवेन्यू के कर्व्स हैं, समेशन एम आर किसके बराबर होगा? एम आर वन प्लस एम आर टू। एम आर वन जो है वो फर्स्ट मार्केट की मार्जिनल रेवेन्यू को शो कर रहा है और एम आर टू दूसरी मार्केट की जो है वो मार्जिन रेवेन्यू को शो कर रहा है। दोनों मार्केट्स की मार्जिन रेवेन्यू को एडअप करने के बाद हम समेशन मार्जिन रेवेन्यू हासिल करेंगे। चलिए, जहां समेशन मार्जिन रेवेन्यू जो है वो मार्जिन कॉस्ट के बराबर हो जाएगी, तो वही जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। Here is the equilibrium of the monopolist firm under price discrimination. चलिए, इस तीसरे दर्जे के तहत इम्तियाजी कीमत के तहत इजारादाराना फर्म का तवाजुन, ये ग्राफ मैंने आपके लिए सिर्फ इसलिए यहाँ सेट किया है ताकि मैं आपको वाज़ेह तौर पे दिखा सकूं कि जो एक इनइलास्टिक डिमांड कर्व है और इलास्टिक डिमांड कर्व में जो है वो क्या फर्क है। डायग्राम वन जो है वो हकीकत में फर्स्ट मार्केट को यहाँ शो कर रहा है। यहाँ इस मार्केट में जो है डायग्राम वन जो है इसकी मार्केट में जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत कम है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के खत बहुत ज्यादा स्लोपी हैं एज कंपेयर टू डायग्राम टू। डायग्राम टू में मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के खत जो है वो बहुत फ्लैट है। अब जब डायग्राम वन में जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व बहुत ज्यादा जो है आपको स्लोपी नजर आ रहा है, ये बिल्कुल तकरीबन स्ट्रेट है, तो इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो लेस इलास्टिक है, बहुत ज्यादा जो है वो कीमत को रिस्पॉन्स शो नहीं कर रही। और यहाँ AR एवरेज रेवेन्यू का कर्व भी है, बैक वक्त हमने जैसे पहले पढ़ा भी था कि ये डिमांड कर्व को भी शो कर रहा है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू भी प्राइस और आउटपुट में रिलेशनशिप को शो करता है, इसी तरह डिमांड कर्व भी प्राइस और आउटपुट में ही रिलेशनशिप को शो करता है। जबकि डायग्राम 2 में हम देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू या डिमांड का जो कर्व है वो फ्लैट है, जिसका मतलब है कि यहाँ जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड प्राइस को बहुत ज्यादा जो है वो रिस्पॉन्स शो कर रही है। और इसी तरह फिर हम MR और MR2 को, MR1 और MR2 को इकट्ठा करके जो है इनका समेशन लेकर जो है डायग्राम नंबर 3 में ये MR स्टेरिक एक कर्व हासिल करेंगे। इसी तरह जो है AR1 और AR2 को, यानी कि D1 और D2 को इकट्ठा करके जो है इनको हॉरिजॉन्टल समेशन लेकर हम AR स्टेरिक जो है वो हासिल करेंगे। यहाँ जो है वो तीसरे दर्जे के तहत इम्तियाजी कीमत का जो है वो इजारादाराना फर्म का तवाजुन जाहिर किया गया है। चुनांचे मोनोपोलिस्टिक फर्म इस जो है वो थर्ड डिग्री जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जो है वो क्यों कर जो है वो इक्विलिब्रियम हासिल करती है, हम इस ग्राफ में इसको जो है वो देख सकते हैं। हम यहाँ जो ग्राफ नंबर 1 है, इसका जो हमारे फिगर का जो सबसे पहला पोर्शन है जिसको हम 1 से शो कर रहे हैं, ये दर हकीकत में पूरी की पूरी जो मार्केट है, पूरी मोनोपोलिस्ट जो फर्म है उसके इक्विलिब्रियम को यहाँ शो कर रहा है। हमने जैसे कि अज्यूम किया था कि मोनोपोलिस्ट के पास 2 मार्केट्स हैं जहां वो अपनी कमोडिटी को सेल कर रहा है, तो यहाँ जो पार्ट 2 है वो एक मार्केट को शो कर रहा है और पार्ट 3 जो है वो दूसरी मार्केट को शो कर रहा है। जो पार्ट 3 है उसमें हम देख सकते हैं कि तलब की लचक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ जो है वो डिमांड का बिल्कुल ही स्ट्रेट है। AR2 या D2 से जो है जैसे कि उसको जो है वो शो किया गया है, आप देख रहे हैं इसको AR2 या D2 से जो है वो शो किया गया है। ये जो डिमांड कर्व है आप देख रहे हैं कि ये किस कदर जो है वो स्लोपी है, यानी कि इसका जो है यहाँ ये खत जो है वो तकरीबन स्ट्रेट है। और यहाँ जो है वो एवरेज रेवेन्यू 2 और ये D2 से जो है वो हमने इस खत को जो है वो शो किया है। ये खत शो कर रहा है कि जो डिमांड है या तलब है वो कीमत को ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, कीमत में कमी से ये बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है और कीमत में इजाफे से ये बहुत ज्यादा कम नहीं होती। इसलिए ये खत जो है आप देख रहे हैं कि किस कदर जो है वो स्टीप है एज कंपेयर टू इन दी सेकंड मार्केट, जहां के जो हमारा डिमांड कर्व है वो कदरे जो है वो फ्लैट है। ये जो हमारी ये वाली मार्केट है, इस मार्केट में जिसको हम फर्स्ट मार्केट कह सकते हैं, इसको हम सेकंड मार्केट कह सकते हैं। फर्स्ट मार्केट का जो डिमांड कर्व है जो कि D1 कहलाता है, उसकी एवरेज रेवेन्यू AR1 कहलाती है। ये डिमांड कर्व शो करता है
कि यहाँ प्राइस को डिमांड, प्राइस चेंजेस को डिमांड जो है वो बहुत रिस्पॉन्स देती है। प्राइस में कमी से डिमांड जो है वो बहुत बढ़ जाती है और प्राइस में इजाफे से डिमांड में काफ़ी कमी वाक़या हो जाती है। इसी तरह जो है वो इनके मार्जिन रेवेन्यू कर्व, फर्स्ट मार्केट का MR1 और सेकंड मार्केट का MR2, ये दोनों कर्व्स भी जो हैं ये अपनी डिमांड कर्व की तरह, फर्स्ट मार्केट का मार्जिन रेवेन्यू कर्व जो है वो कदरे जो है वो फ्लैट है, जबकि सेकंड मार्केट का जो मार्जिन रेवेन्यू कर्व है ये कदरे जो है वो स्टीप है। अब हम दोनों मार्केट्स के जो डिमांड कर्व हैं D1 और D2, इन दोनों का जो है वो हॉरिजॉन्टल समेशन लेकर हम यहाँ जो है वो एक मार्केट का डिमांड कर्व DM, एक पूरी मार्केट का डिमांड कर्व जो है वो हासिल कर लेंगे। और इसी तरह MR1 और MR2 इन दोनों के भी जो है वो हॉरिजॉन्टल समेशन से हमने समेशन MR का कर्व जो है वो हासिल कर लिया। कॉस्ट स्ट्रक्चर वही है, वही यू शेप जो है वो MC और AC कर्व्स हैं। यहाँ इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे कि हमने पढ़ी, इक्विलिब्रियम हमें वहां पे हासिल होगा जहां मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिन कॉस्ट के बराबर होगी। ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर नीचे को ड्रॉ करेंगे क्वांटिटी के एक्सिस पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मोनोपोलिस्ट फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, वो OQ स्टार जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। फर्म OQ स्टार प्रोड्यूस करती है। अब ये OQ क्वांटिटी जो उसने प्रोड्यूस की है, अब उसको दोनों मार्केट्स में जो है वो सेल करेगी, पहली मार्केट में भी, दूसरी मार्केट में भी, लेकिन कितनी कितनी मिकदार में सेल करेगी। इसको जानने के लिए हम यही इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो दोनों मार्केट में जो है वो इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको प्रिवेल कर देंगे। चुनाचे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पूरी मार्केट में प्रिवेल कर जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा। ये पॉइंट E पर यहाँ जो है MR को जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट भी है, इक्विलिब्रियम मार्जिन कॉस्ट है, और ये आकर इसके MR1 के यहाँ पॉइंट E1 पर इसके बराबर होती है। चुनाचे पहली मार्केट में OQ1 जो है वो क्वांटिटी सेल की जाएगी, प्राइस चार्ज की जाएगी OP1, जबकि दूसरी मार्केट में जो है कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल की जाएगी OQ2 और प्राइस चार्ज की जाएगी OP2। इसी तरह OQ1 और OQ2 इन दोनों को ऐड कर ले तो हमारी ये मिकदार जो है वो मुकम्मल हो जाएगी OQ स्टार। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फर्स्ट मार्केट है उसमें शेयर की कीमत कम चार्ज की गई है और जो सेकंड मार्केट है वहां शेयर की कीमत जो है वो ज्यादा चार्ज की गई है। गोया ऐसी मार्केट जहां डिमांड जो है वो ज्यादा मोर इलास्टिक थी, वहां शेयर की कीमत कम चार्ज की गई, और ऐसी मार्केट जहां जो है वो शेयर की जो डिमांड थी वो लेस इलास्टिक थी, वहां जो है वो शेयर की ज्यादा कीमत जो है वो चार्ज की गई। और इस तरह कंज्यूमर जो है वो लेस इलास्टिक मार्केट में शेयर की ज्यादा कीमत चार्ज करके और मोर इलास्टिक डिमांड मार्केट में जो है वो शेयर की कम कीमत चार्ज करके जो है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकता है। जी बच्चों, इसमें हम जो है वो देखेंगे डंपिंग की पॉलिसी। डंपिंग इगराक, जिसको हम आलमी इम्तियाज़ी कीमत भी कहते हैं, जबकि ये इम्तियाज़ी कीमत की पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में अप्लाई की जाती है, ना सिर्फ होम जो है वो मार्केट के अंदर भी, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो फॉरेन मार्केट में भी इसको जो है वो अप्लाई किया जाता है। यहाँ हम अज्यूम करते हैं कि जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने मुल्क में तो उसको शेयर की प्रोडक्शन पे मुकम्मल तौर पर मोनोपोली हासिल है, वो वहाँ अकेला इजारादार है, सिंगल प्रोड्यूसर है, कोई और फर्म नहीं है जो कि उस शेयर को जो है वो पैदा कर रही हो। चुनांचे आप यहाँ देख रहे हैं कि MRH या DH ये होम मार्केट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चुनांचे MR जो H है और DH जिसको हम AR भी कह सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू ऑफ होम मार्केट, ये दोनों का जो है वो नेगेटिवली स्लोप्ड हैं, जैसे कि आमतौर पर मोनोपोली में होता है। और चूंकि उसको होम मार्केट में मोनोपोली हासिल है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों कर्व कैसे नेगेटिवली स्लोप्ड हैं। जबकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में अगर वो अपनी शेयर को फरोख्त करना चाहे तो वहां उसको जो है मुकम्मल मुकाबले का सामना है, परफेक्ट कंपटीशन का। यही वजह है कि वहां उसका जो है वो DF, जिसको आप ARF भी कह सकते हैं, यानी फॉरेन मार्केट की उसकी डिमांड, और इसी तरह जो है फॉरेन मार्केट की उसकी मार्जिन रेवेन्यू MRF, फॉरेन मार्केट की उसकी मार्जिन रेवेन्यू और फॉरेन मार्केट की उसकी जो एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है वो हॉरिजेंटल है, वो क्वांटिटी के एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आमतौर पर जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में हुआ करता है। गोया अब एक जो मोनोपोलिस्ट है वो अपनी शेयर को दो मार्केट्स में सेल कर रहा है।
पहले तो वो इसको सेल कर रहा है अपनी होम मार्केट में जहां उसको मोनोपोली हासिल है, और फिर उसको शेयर का कुछ हिस्सा वो इसको फॉरेन मार्केट में सेल कर रहा है जहां की उसको जो है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना है। बहुत सारी फर्में हैं जहां जो कि शेयर को प्रोड्यूस कर रही हैं और सप्लाई दे रही हैं। अब वो शेयर की जो है वो कितनी मिकदार प्रोड्यूस करेगा, ज़ाहिर है इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन की तरफ आना चाहिए। इक्विलिब्रियम जहां मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होगी। अब चूंकि वो शेयर तो एक ही जगह पैदा हुई है इसलिए उसका मार्जिन कॉस्ट का स्ट्रक्चर तो वही है, जबकि मार्जिनल उसकी जो रेवेन्यू है वो दो तरह की है। ये होम मार्केट का नेगेटिवली स्लोप मार्जिन रेवेन्यू का कर्व है और ये फॉरेन मार्केट का जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो मार्जिन रेवेन्यू कर्व है। चूंकि दोनों की साइड्स को मिलाने के बाद हमें ये क्यूमुलेटिव मार्जिन रेवेन्यू कर्व हासिल हो रहा है जिसको हम CMR कह रहे हैं। ये उस मोनोपोलिस्ट फर्म का क्यूमुलेटिव मार्जिन रेवेन्यू कर्व है जिसमें दोनों मार्केट का मार्जिन रेवेन्यू को हमने शामिल कर लिया। ये पोर्शन होम मार्जिन रेवेन्यू का और ये पोर्शन जो है वो फॉरेन मार्जिन रेवेन्यू का, और अब उसका ये जो है ये मार्जिन रेवेन्यू का कर्व है जो कि उसके मार्जिन कॉस्ट के कर्व को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर जो है वो नीचे को ड्रॉ करेंगे। फर्म जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रही है, फर्म जो है वो OQT जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। अब इस OQT उसकी टोटल प्रोडक्ट है, इसमें से कितना हिस्सा वो होम मार्केट में सेल करेगी और कितना हिस्सा जो है वो फॉरेन मार्केट में सेल करेगी। हम इस EQ को जो है हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये वक्त उसकी मार्जिन कॉस्ट भी है। ये मार्जिन कॉस्ट किस पॉइंट पर आकर जो है होम मार्जिन रेवेन्यू के बराबर होती है, ये है पॉइंट EH पर। EH जो है उसका होम मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो फर्म जो है वो OQH होम मार्केट में सेल करेगी और बाकी बच जाने वाला यानी QH से QT तक बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये वो फॉरेन मार्केट में सेल करेगी और ये होम मार्केट में। अब होम मार्केट में प्राइस कितनी चार्ज करेगी, इसके लिए ज़ाहिर है हमें एवरेज रेवेन्यू के तक इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि वो इसको हम होम मार्केट के एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व तक एक्सटेंड करें तो ये पॉइंट ए पर जाकर इसको इंटरसेक्ट करता है और प्राइस कितनी चार्ज की जा रही है OPH। गोया होम मार्केट में जो प्राइस चार्ज की जा रही है वो है OPH जो कि यकीनन बहुत ज्यादा है। ये इसलिए भी ऐसा है कि होम मार्केट में उसको मोनोपोली हासिल है, वो जो चाहे शेयर की कीमत जो है वो चार्ज कर सकता है, इसलिए वो उसकी ज्यादा कीमत वहां चार्ज करेगा। और अब यहाँ देखिए वो प्राइस मेकर भी है, वो जो चाहे प्राइस चार्ज करे। लेकिन इन दी फॉरेन मार्केट जहाँ बहुत सारी फर्में शेयर की सप्लाई दे रही हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, वो यहाँ प्राइस को सेट करता ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो प्राइस जो है वो तमाम फर्म्स की डिमांड और सप्लाई से तय पाती है। चुनांचे यहाँ जो है वो प्राइस टेकर है और प्राइस जो है वो फॉरेन मार्केट में है OPF, उसको यही प्राइस जो है वो वसूल करनी पड़ती है। चुनांचे क्या साबित हुआ कि जहां उसकी डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है, जैसे कि उसकी होम मार्केट में उसकी डिमांड लेस इलास्टिक है, डिमांड कर्व भी आप देख रहे हैं, तो यहाँ जो है वो शेयर की जो है वो ज्यादा कीमत जो है वो चार्ज करेगा और आप देख रहे हैं क्वांटिटी भी वो कम प्रोड्यूस कर रहा है। जबकि ऐसी मार्केट जहां की उसको जो है परफेक्ट कंपटीशन का सामना है वहां वो वही प्राइस रिसीव करेगा जो कि वही प्राइस चार्ज करेगा जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ उसका जब डिमांड कर्व देखें उसका डिमांड कर्व जो है वो कंप्लीटली इलास्टिक डिमांड कर्व है, क्योंकि यहाँ उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। जहाँ इलास्टिसिटी ज्यादा है वहाँ शेयर की कीमत कम चार्ज की गई, जहाँ इलास्टिसिटी जो है वो कम है वहाँ उसकी जो है वो ज्यादा कीमत चार्ज की गई। ये सूरत हाल जब पूरे बाज़-औक़ात जो है वो दूसरी मार्केट्स की जो है उसकी को कैप्चर करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तब ये पॉलिसी बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानदेह होती है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या जो इम्तियाजी कीमत की पॉलिसी है क्या वो बेहतर है या कि बेहतर नहीं है, क्या ये अप्लाई की जानी चाहिए या कि नहीं। ये तहकीकत में बाज़ औक़ात बहुत सा फायदा भी देती है, बहुत से जो है वो इफेक्ट भी रखती है। जैसे कि लोगों को जिनकी परचेजिंग पावर कम होती है उनको भी जो है वो शायद थोड़ी बहुत क्वालिटी में कम करके या सेम वैसी ही प्रोडक्ट जो है वो बाज़ औक़ात हासिल हो जाती है।
और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो फीस कंसेशन या कम फीस देकर भी जो है वो उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इम्तियाजी कीमत की पॉलिसी में एक ही मोनोपोलिस्ट शेयर को बहुत बड़े पैमाने पर शेयर को पैदा कर रहा होता है, होम मार्केट में भी सेल करता है और जो है फॉरेन मार्केट में भी या डिफरेंट मार्केट्स में सेल कर रहा होता है, तो वो शेयर को ज्यादा बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करता है। नतीजतन बहुत सारी एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमीज हासिल होती है और वो शेयर को सस्ता जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। और इसके अलावा बिना वजह का जो एक कंपटीशन है उससे भी जो है वो बाहर निकला जा सकता है। कंज्यूमर को भी इस सिलसिले में बहुत सा फायदा हासिल हो सकता है। लेकिन अगर इम्तियाजी कीमत की पॉलिसी जो है वो इसलिए अप्लाई की जाती है कि होम मार्केट में तो शेयर की ज्यादा कीमत चार्ज की जाए और फॉरेन मार्केट में शेयर की कीमत इतनी कम चार्ज की जाए कि बैरूनी उस मुल्क की जो फर्म्स हैं वो इतनी कम कीमत पर जो है वो शेयर को सेल ना कर सके, तो ऐसी सूरत हाल में जो है इम्तियाजी कीमत की पॉलिसी उस इकोनॉमी को बिल्कुल खत्म करके रख देती है। चुनांचे इस किस्म की जो इम्तियाजी कीमत है ये सोशली जो है वो बहुत ज्यादा नापसंदीदा है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा।